Hello everyone, how are you all? So let's start our today's class. आज की जो क्लास है उसमें हम इंग्लिश तो ऑब्वियसली सीखेंगे, वोकैब, ग्रामर, है ना, रीडिंग सब कुछ करेंगे। बट आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा साइंस के बारे में, यानी जो हम लोग हेडफोन यूज़ करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ANC वर्ड आपने देखा होगा कि ये महंगा है हेडफोन क्योंकि इसमें ANC फीचर अवेलेबल है। तो क्या है ये, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी इस चीज़ को आपको समझाने की। चलिए, आज बहुत मज़ा आएगा कि हमें रीडिंग तो करने के लिए मिलेगी बट हमें एक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है एक स्टूडेंट के लिए, एक लर्नर के लिए। मुझे भी बहुत मज़ा आया जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसे आर्टिकल्स होने चाहिए ना, जिसमें हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है और हमारी नॉलेज भी हमारी इन्हेंस हो रही है। तो उससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। तो चलिए क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हमारे ये दो शब्द दिए हैं, सब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिवली का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिवली का मतलब होता है आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो चीज़ है ना, आपके अपने सब्जेक्ट है, मतलब आपकी अपनी इमोशंस के ऊपर में आप उस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं। समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स। अब हर एक इंसान की अलग अलग फीलिंग होती है। मतलब अगर सपोज करो कि आप एक कैफे में बैठे हैं, तो उस कैफे में भी ना जितने लोग बैठे हैं सबकी अपनी अलग अलग फीलिंग है। किसी को वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा होगा और किसी को वही चीज़ बहुत नॉइजी लग रही होगी, है ना। तो किसी को लग रहा होगा यार मुझे घर पे बैठ के खा लेना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो वो सबकी अपने अपने ओपिनियंस हैं। बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियंस, टेस्ट और इंडिविजुअल परसेप्शन, हम हर व्यक्ति हर एक चीज को अपने अपने नजरिए से देखता है, एंड दैट इज योर सब्जेक्टिवली, जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं फॉर मी, मतलब उस व्यक्ति के नजरिए से वो चीज, तो वो सब्जेक्टिवली है, आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस पे आधारित है। बट ऑब्जेक्टिवली का मतलब है कि वो जो चीज है वो फैक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो मेजरमेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसकी साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेबल रियलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये चीज़ जो है इसमें आपकी पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, ये फैक्ट है इसके ऊपर में, उस चीज़ को हम कह रहे हैं। जैसे कि अब रूम में देखो, अब एक्चुअली में जो AC है मान लेते हैं वो 25 डिग्री पे चला हुआ है, तो ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन किसी पर्सन को बहुत ठंडी लगने लग जाएगी, तो ये उसका सब्जेक्टिवली है। मतलब वहाँ पे अगर 10 लोग बैठे हैं तो 8 लोग हो सकता है कि उस टेम्परेचर में नॉर्मल फील कर रहे हैं, और एक बंदा है उसको ठंड लग रही है, एक है उसको गर्मी लग रही है। तो ये इनकी अपनी अपनी है कि किसी को उसका पर्सनल हो रहा है कि यार बहुत ठंडा हो रहा है AC बंद कर दो, अरे यार इतना गर्म हो रहा है AC टेम्परेचर डाउन करो। अब ये उनका अपना सब्जेक्टिवली है, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो ये फैक्ट्स के ऊपर में है। कैन नॉट बी मेजर्ड द सेम वे फॉर एवरी वन, मतलब अब उसको हर किसी के लिए आप सेम तरीके से नहीं बोल सकते हो, सबके अपने अपने चॉइस हैं। किसी को तीखा खाना अच्छा लग रहा है तो किसी को वही तीखा खाना बेकार लग रहा है, तो एक तरीके से आप उसको नहीं नाप सकते हो। डिफरेंट पीपल जो हैं वो सेम ही चीज़ को अलग अलग तरीके से जज करेंगे, लेकिन इसमें तो सेम स्टैंडर्ड अप्लाई है एवरीवन के लिए। अगर कोई चीज़ 25 डिग्री पे है तो वो एक्चुअली में 25 डिग्री पे है। अब बंदा उसको किस तरीके से उसको फील हो रही है, उसके क्या परसेप्शन है, ओपिनियन है, वो अपना सब्जेक्टिवली हो गया। द रूम फेल्ट कोल्ड सब्जेक्टिवली, मतलब फॉर मी। जब आप सब्जेक्टिवली वर्ड यूज करें तो आप ये सोचिए मेरे लिए, मुझे रूम ठंडा लग रहा था, बल्कि हालांकि आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली बोल सकते थे, बट इन रियलिटी द टेम्परेचर वॉज नॉर्मल। तो टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन मुझे कैसा फील हो रहा था, मुझे फील हो रहा था ठंडा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिवली मतलब मुझे मुझे फील हो रहा था, मेरा ओपिनियन था ऐसा। दिस इज सब्जेक्टिवली मीन्स इट इज माई ओपिनियन इन इन लाइक फॉर मी, मेरे लिए। सब्जेक्टिवली द मूवी सीम्स बोरिंग, सब्जेक्टिवली मतलब जब आपको ये वर्ड दिखे तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे फॉर मी, मुझे तो मूवी ऐसी बोरिंग लग रही थी, बट इन रियलिटी आप कह सकते हैं इन रियलिटी,
है ना। और एक्चुअली आप बोल सकते हैं एक्चुअली इट इज गेटिंग गुड रिव्यू, बट उसको मतलब मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो उसके फैक्ट हैं वो ये है कि मूवी को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, जो उसका कलेक्शन है वो ये दर्शा रहा है कि मूवी हिट हुई है, बट मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी। तो अब देखो जो उसका कलेक्शन है वो क्या है, वो फैक्ट्स हो गए। वही कलेक्शन अगर किसी मूवी का अच्छा खासा हुआ है तो मतलब लोगों ने उसको देखा है, तो ये ऑब्जेक्टिवली हो गया, बट सब्जेक्टिवली वो चीज़ आपको पसंद नहीं आई। तो आई होप ये दोनों वर्ड आपको क्लियर है। सब्जेक्टिवली हमेशा आप सोचिए अपने लिए, हर पर्सन का सब्जेक्ट अलग अलग होता है ना, हर पर्सन का परसेप्शन अलग अलग होता है। आप चीज़ों को अलग अलग ढंग से परसीव करते हैं, देखते हैं अपने ओपिनियंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है तो वही चीज़ आपको बेकार लगेगी, बट सेकंड पर्सन को वही चीज़ अच्छी लग सकती है। तो दिस इज आवर पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल चॉइस, बट ऑब्जेक्टिवली मतलब वो चीज़ जो फैक्ट्स के ऊपर में है, साइंटिफिक है वो चीज़, मेजरमेंट्स है उस चीज़ के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परवेड। परवेड का मतलब होता है कोई चीज़ जो चारों तरफ में फैली हुई है, मतलब जैसे हाँ, परवेड में आप ऐसे सोचो कि जब घर में खाना बनता है, तो यही मैंने सेंटेंस में भी लिखा है, द स्मेल ऑफ फूड परवेडेड द हाउस। मीन्स तो आप जब खाना बनता है और आप बाहर से एंटर हुए और खाना जस्ट अभी बन ही रहा है या बना ही है, तो आप आएंगे कहेंगे वाह क्या खुशबू है। तो क्योंकि जो खाने की खुशबू है, जो महक है, वो पूरे घर में फैल गई है। तो परवेड का मतलब है वो पूरी जगह पे फैल गई है वो चीज़, ठीक है। आपको घुसते ही वो चीज़ की स्मेल आ रही है। जैसे कि परफ्यूम, अगर किसी ने ज़्यादा परफ्यूम स्प्रे कर लिया तो जो परफ्यूम का जो स्मेल होता है वो पूरे रूम में फैल चुका है, तो वो परवेड हो जाएगा, ठीक है। सो टू स्प्रेड थ्रो मतलब सारी जगह पे वो चीज़ फैल गई है, एंड नाउ दैट थिंग इज प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। सो साइलेंस परवेडेड द रूम सडनली, मतलब अचानक से आपने देखा सब लोग ही हा कर रहे हैं, अचानक से सब लोग शांत हो गए, तो पूरे रूम में एकदम सन्नाटा पसर गया, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं। सो फिल वो चीज़ भर गई है वहाँ पे, पेनिट्रेट, परमिएट, सफ्यूज, इम्ब्यू, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम्स के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। परवेड करना मतलब वहां पे वो चीज फैल गई है, जैसे कि करप्शन है, ये भी तो हम कह सकते हैं ना, करप्शन भी तो चारों तरफ फैल ही जाता है। इस समय पे क्या चीजें हैं जो आपका क्या है, एयर पॉल्यूशन है, वो है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है केओटिक। केओटिक का मतलब है कोई चीज जो बहुत उथल पुथल हो रखी है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है उस चीज के कारण में, सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी हैं, मैसी हो रखी हैं चीजें, केओटिक है सब कुछ, उथल पुथल हो रखी है, डिसऑर्डरली है वो चीजें, कंफ्यूज्ड है, आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे कि कोई कोई पर्सन भी बहुत केओटिक होता है, मतलब वो बहुत मैसी तरीके से रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसका रूम देखोगे तो पूरा रूम फैला हुआ है, आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, कहेंगे यार शी इज सच अ क्योटिक गर्ल, मतलब एकदम। और वो बात भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में करते हैं ना, बातों का कुछ समझ भी नहीं आ पा रहा है, तो बहुत कंफ्यूज्ड है, डिसऑर्डर्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्डरलेस है। हाँ, ट्रैफिक बिकम्स chaotic ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो अगर आप जैसे, इसीलिए हम लोग होते हैं ना, जब शॉपिंग वगैरह अगर जाना होता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मॉर्निंग टाइम पे नहीं जाना, इवनिंग टाइम पे नहीं जाना, ये दोपहर का टाइम सही है बाहर जाने के लिए, क्योंकि इस समय पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। क्योंकि जब अगर आप इवनिंग टाइम में अगर आप जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं मॉर्निंग टाइम में, तो आप देखेंगे गाड़ियां ही गाड़ियां और सब कुछ क्योटिक हो रखा है। मतलब ऐसा नहीं है ट्रैफिक है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब अब आपका जाने का ये है, आने का ये वे है, तो लोग बट ऐसे ऐसे करके घुस जा रहे हैं, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई इधर से घुस जा रहा है, इस तरीके से चीजें कंफ्यूज्ड हो गई हैं, इस तरीके से चीजें डिसऑर्डर्ड में आ गई हैं, ये है। द मीटिंग टर्न्ड chaotic ड्यू टू पुअर प्लानिंग। तो लाइफ ही chaotic हो जाती है अगर हम प्रॉपर प्लानिंग ना करें, तो हमारा डे chaotic हो जाता है। अगर आपको पता है कि हाँ आज के दिन में मुझे क्या क्या काम करना है, तो आपका दिन ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सब पता है क्या करना है, बट आपने लिखा नहीं है, तो हाई चांसेस हैं कि आपका डे उतना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि हमारा जो दिन है वो हमें ऑलरेडी टू डू लिस्ट के रूप में होना चाहिए, कि आज के दिन में मुझे क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। सो जो मीटिंग थी वो कैसे टर्न हो गई, केओटिक हो गई, मतलब सब
कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, सब डिसऑर्डर हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कोई क्या बोल रहा है, रियल फाइल्स यहाँ से वहाँ हैं, प्रेजेंटेशन किसको देनी थी, किसको क्या काम करना था, सब आपका उथल पुथल हो गया, सब डिसऑर्डर्ड हो गई है, सब डिसऑर्गेनाइज्ड है, प्लानिंग ही नहीं की थी ठीक से, तो यही होना था। सो क्योटिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का क्या मीनिंग होता है, हमने एक और क्लास में किया था ये वर्ड। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कोई चीज, जैसे अ स्टेटमेंट और सिचुएशन दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट एक्चुअली इट कंटेन्स अ हिडन ट्रुथ। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको एक सेंटेंस बोला था कि द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इज चेंज। अगर हम एक बात, अब ये सोचो, द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग या द कॉन्स्टेंट थिंग इज चेंज, तो कांस्टेंट एंड चेंज तो आपस में दोनों वो हैं, ओपोजिट है ना, ओपोजिट अलग अलग शब्द हैं। कांस्टेंट और चेंज तो अलग ओपोजिट हैं जस्ट, बट आप इसको ध्यान से सोचो, आपके कॉमन सेंस को चैलेंज करने वाली जो सिचुएशन होती है वो पैराडॉक्स होती है। अब अगर हम इसको डीप डाउन सोचेंगे तो ये सेंटेंस का बहुत बड़ा मीनिंग है कि एक ही चीज है जो कांस्टेंट है और वो है चेंज, मतलब परिवर्तन तो होगा ही होगा, यही चीज कांस्टेंट है। तो ये ऐसे जो स्टेटमेंट होती है, ऐसे सिचुएशन होती है जो हमारे कॉमन सेंस को, जो हमारी चीजों को चैलेंज करे, वो है पैराडॉक्स। तो ऊपर ऊपर से आपको ऐसा लगेगा ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, बट इन रियल में उसके अंदर में एक हिडन मीनिंग छिपा हुआ है। दैट सिचुएशन इज योर पैराडॉक्स एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है व्हेन यू से समथिंग बट यू डू अनदर थिंग, मीन्स आप अपने आप को बिहेव कर रहे हैं कि आप बहुत लॉयल हैं और आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, बट इन रियल में आप किसी पर्सन को चीट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप ज्ञान दे रहे हैं भलाई का, लोगों के फायदा पहुंचाने का, और दूसरी तरफ में आप चीटिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी हिपोक्रेसी है। दिस इज नॉट पैराडॉक्स। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन पैराडॉक्स एंड हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी इज लाइक समथिंग दैट यू शो कि यू आर, है ना, यू आर डूइंग द प्रिटेंशियस, इसमें प्रिटेंशियस होता है। हिपोक्रेसी मीन्स प्रिटेंशियस, you are pretend to be something, you are pretend to be superior, but actually you are not, or your actions and your words do not match. That is your hypocrisy. But paradox is a statement or situation that seems contradictory, but in real they have a very deep meaning. Okay, so this is your paradox. जैसे कि it is a paradox that silence can be created using sound. हाँ, अब जैसे आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में अगर हम बोलते हैं कि हमें साइलेंस चाहिए, मतलब हमें साउंड को वो करना होगा, बंद करना होगा। बट अब आज की क्लास में जो आप पढ़ोगे, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है, ये कैसे क्रिएट होता है, ये एक और साउंड वेव क्रिएट की जाती है, और वो साउंड वेव क्रिएट करके दूसरी साउंड वेव को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। मीन्स अब साइलेंस प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, साउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक आपका हाइपो पैराडॉक्स हो गया ना, कि साइलेंस एंड साउंड तो दो अलग अलग चीजें हैं, बट साउंड का इस्तेमाल करके हम साइलेंस कर रहे हैं, तो ये पैराडॉक्स है। इट इज अ पैराडॉक्स दैट टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स अस बट ऑल्सो मेक्स अस लोनली। तो सच बात है ना ये। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसको क्या कर दें, हाँ ऐसे ठीक है। So it is a paradox that technology connects us but also makes us lonely. अब ये देखो, आज की डेट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से बहुत दूर हैं, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, तो टेक्नोलॉजी है जिसने हमको कनेक्ट किया, सच बात है। लेकिन इसका पैराडॉक्स ये भी तो है कि हम इतने दूर भी तो हो गए हैं। मतलब ऑफलाइन क्लासेस में हम बच्चों से बहुत पर्सनली कनेक्ट होते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, है ना। बट टेक्नोलॉजी कनेक्ट, अब ये तो हो गई क्लास की बात। अगर हम अब रियल लाइफ में देखें तो हम अपने पर्सन को देख तो पा रहे हैं, बट अब उसी टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारे बीच में डिस्टेंस भी तो क्रिएट कर दिया है ना। तो ये है पैराडॉक्स। तो मुझे बड़ा सही लगा, हाँ अच्छी चीज है। पैराडॉक्स क्या हुआ, सिचुएशन है, तो इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन। सो लेट्स लर्न। No noise, the noise cancellation signs. So let's learn this cancellation signs. The world is full of sound and we are always surrounded by it. Absolutely.
तो ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये फुल ऑफ साउंड है। मतलब मैं बताऊँ, अगर मैं सुबह सो के उठती हूँ तो पता नहीं कौन है हमारे आसपास में, नियर बाय में, जिनका अलार्म इतना बजता रहता है, वो उसको बंद ही नहीं करते हैं। वो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। तो आप कभी भी सो के उठो, आप कभी भी देखो, आपको किसी ना किसी प्रकार का साउंड आपको चारों तरफ से आ ही रहा होता है। तो हमारी जो दुनिया है वो साउंड से भरी हुई है और हम हमेशा उससे घिरे हुए रहते हैं। एंड वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय इट, साउंड वेव्स। और आप जानते हैं कि साउंड इज नथिंग, ये हमारी वेव्स होती है ना। तो साउंड वेव्स परवेड आर एटमॉस्फेयर एंड अ सर्टेन पोर्शन ऑफ दोज साउंड वेव्स आर व्हाट वी रेफर टू एज नॉइस। ओके, सो जो साउंड वेव्स हैं, एक्चुअली में नॉइस आप उसको कह रहे हैं कि आप उसको, अच्छा, वॉइस कह रहे हैं। ओ वाओ, आप उसे नॉइस कह रहे हैं कि आप उसे वॉइस कह रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप उस समय उस साउंड को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। वही सेम पर्सन, हाँ एक मान लो कोई इंसान है जिसको, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब उसी की आवाज आपको वॉइस सुनने के लिए आप तरस रहे हैं, बट वही वॉइस, वही साउंड आपको इरिटेटिंग लगेगा तो वो आपको नॉइस भी लगने लग सकता है ना। तो ये हमारे सब्जेक्टिव होता है, ये हमारे मूड पे डिपेंड कर जाता है ना कभी कभी। तो साउंड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ में फैला होता है, फिल होता है भाई, है ना। अब आपको मेरी आवाज़, कभी कभी आपका मन करता होगा नहीं, मैं आवाज़, मेरा पढ़ने का मन नहीं है। एंड अ सर्टेन पोर्शन ऑफ दोज साउंड, ऑफ वही साउंड वेव्स जो हैं वो, उसको हम कभी कभी नॉइस भी कह देते हैं। अब वो नॉइस कैसे हो जाता है, साउंड्स चेंज इनटू इट्स ऑल्टर ईगो। तो एक्चुअली में तो वो साउंड वेव ही है। अब साउंड वेव आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको अच्छे, मतलब वॉइस में कन्वर्ट मान ले रहे हैं, और खराब लग रहा है तो आपने उसको नॉइस बना दिया। तो ये तो आप ही का चॉइस है भाई। तो साउंड्स चेंज इनटू इट्स ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो मतलब उसी का दूसरा रूप बन गया नॉइस, क्योंकि नॉइस भी तो साउंड वेव्स ही है ना। व्हेन वी सब्जेक्टिवली, अपनी पसंद से, वी डोंट वांट देम देयर और थिंक दे आर टू डिसरप्टिव, क्योटिक और मीनिंगलेस। तो अब हमने उसको नॉइस कैसे कह दिया, जब हम नहीं चाहते कि वो वहां पे हो, मतलब वो आवाज, साउंड मतलब वो आवाज जब हम सुनना नहीं चाहते, या वो चीज हमें क्या लग रही है, डिसरप्टिव है वो चीज, chaotic है, कंफ्यूजन हो रहा है ना, अनवांटेड है वो चीज, मीनिंगलेस है, तो वही जो साउंड है हमारे लिए क्या बन जाता है, वो नॉइस बन जाता है। येट इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ टेम्पररी रियलिटी फ्री फ्रॉम नॉइस, लेकिन येट, फिर भी अब पॉसिबल है कि हम एक कंस्ट्रक्ट कर सके, मतलब हम क्रिएट कर दें एक टेम्पररी रियलिटी फ्री फ्रॉम नॉइस। ओके, इस लाइन को समझें। सपोज आप मेट्रो में बैठे हैं, अब आपके पास में हेडफोन है अपना, और उसमें ये फीचर दिया हुआ है, अभी हम नहीं जानते ये क्या होता है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, बस आपको पता है कि हाँ इसके अंदर ये फीचर है, आपने उसको ऑन कर दिया। तो अब आप मेट्रो में हैं तो आपको अपने सराउंडिंग की जो वॉइसेस है, यानी कि मैं बोलूँ जो सराउंडिंग का जो साउंड है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो यही तो कह रहा है कि यस, अभी अभी पॉसिबल है कि हम एक कंस्ट्रक्ट कर दें, क्रिएट कर दें टेम्पररी, मतलब आपने टेम्पररी रूप से जो ये सारा का सारा जो साउंड है जो आपको अनवांटेड है, जिसका नाम हमने नॉइस दे दिया, उसको हम अपनी इस समय की यहाँ प्रेजेंट में रियलिटी से दूर कर दें। बट ये चीज़ टेम्पररी है, जैसे ही आप अपने ईयरफोन को बाहर, अपने कान से बाहर हटाओगे, आपको वही आवाज़ चिर 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 सुनाई देने लग जाएगी। And we owe this new reality to the science of noise cancellation। और ये जो न्यू रियलिटी है, मतलब हमने ईयरबड लगाए और अब हमें सराउंडिंग की जो वॉइस है वो हमें सुनाई नहीं दे रही, वो साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस जो न्यू, अब हम महसूस कर रहे हैं कि वाह क्या अच्छा है। तो हमको जो ये साउंड कैंसिलेशन है, नॉइस कैंसिलेशन है, वो किसने हमको दिया है, वो साइंस ने दिया है। ओ करना मतलब हम उसको, हम उसके वो क्या होता है, ग्रेटफुल हैं हम उसके। ओ मीन्स आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, ओ का मतलब ग्रेटफुल। साउंड इंजीनियर्स आर ऑलवेज लुकिंग टू मेक साउंड मोर एम्बिशियस। तो जो साउंड इंजीनियर्स हैं वो हमेशा से क्या चीज़ की तरफ में काम करते रहते हैं कि वो साउंड को किस प्रकार और एम्बिशियस बना सकें। जैसे पर्सन एम्बिशियस होता है ना, महत्वाकांक्षी, लेकिन यहाँ पे साउंड को एम्बिशियस बना रहे हैं। तो यहाँ पे साउंड के एम्बिशियस का मतलब साउंड को और इम्पैक्टफुल बनाएं, उसमें और लेयर्स डालें, उसको हम कैसे पर्सन के बेस्ट एक्सपीरियंस वो ले सके। तो इस मैनर में यहाँ पे बोला है, इट डिडंट टेक देम टू लॉन्ग टू मास्टर द आर्ट ऑफ कैंसलिंग नॉइस,
और इस चीज को करने में उनको बहुत लंबा समय भी नहीं लगा। किस चीज को? आर्ट ऑफ कैंसलिंग नॉइस। इन 1934 में जर्मन के एक इन्वेंटर थे पॉल ल्यूक, उन्होंने डिस्कवर किया दैट वी कुड कंट्रोल अनवांटेड साउंड्स। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि हम लोग जो अनवांटेड साउंड है, जिसको हमने नॉइस का नाम दे दिया, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इफ अ साउंड वेव इज अनवांटेड इट कुड बी म्यूटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एन opposing sound wave of the same frequency which cancels that wave। तो मतलब जो जर्मन के जो इन्वेंटर हैं पॉल, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो अनवांटेड साउंड है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? कि अगर वो जो साउंड वेव है वो अनवांटेड है तो उसको म्यूट किया जा सकता है। बट म्यूट कैसे करेंगे? अब सेम फ्रीक्वेंसी की हम एक और साउंड वेव जनरेट करेंगे, है ना, लेकिन वो ओपोजिंग होगी। ओपोजिंग मतलब अगर इसके क्रेस्ट यहाँ पे है तो उसका इसके जस्ट ऐसे वाला हो जाएगा, तो ये ओवरलैप कर जाएंगे ऐसे कुछ। हाँ, अभी देखते हैं। तो अभी हमने क्या समझा? हमने देखा कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो फुल है, भरी हुई है किससे? आवाजों से, है ना। और लेकिन अब एक नया फीचर निकाला गया। क्या निकाला गया? 1934 में किन्होंने? जर्मन के जो इन्वेंटर है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि इस अनवांटेड साउंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट वो कैसे कंट्रोल होगा? एक न्यू साउंड वेव जनरेट होगी, बट वो ओपोजिट होगी सेम फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो जो आपकी क्या बोलते हैं, ये जैसे कि अगर ये साउंड वेव है ना, तो यहाँ से है, तो ये जो आपकी एक सेकंड में जो आपकी कितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं। सोन इट वुड गेन फ्री पॉपुलैरिटी। तो जब उन्होंने बोला, उसके बाद में इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को जल्दी ही वो पॉपुलर हो गया। उसको लोग तो ऑब्वियस है, अनवांटेड चीज़ों से तो हम अपनी लाइफ में हटना ही चाहते हैं, और अगर ये फीचर हमको मिलेगा तो ये पॉपुलैरिटी तो होगी ही होगी। नॉइस कैंसिलेशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, है ना। वही नॉइस कैंसिलेशन को हम किस नाम से बुलाते हैं? एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ANC। तो अगर आप अपना हेडफोन, ईयरबड्स खरीद रहे हैं और वहाँ पे ये फीचर आपको ANC दिखाई दे रहा है, तो आई होप ये आज की क्लास आपको हेल्पफुल करेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि यस मैंने सीखा, मैं जानता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब हम चीज़ देखते हैं और हमको लगता है ओ यस आई नो अबाउट इट। यू माइट हैव ऑफन सीन द एक्रोनिम इन हेडफोन्स हेड। एक्रोनिम्स मतलब जो उसके इनिशियल्स हमने यूज कर लिए ना, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। सो दिस इज योर एक्रोनिम ऑफ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो ये यू माइट हैव ऑफन सीन। अब यहाँ पे देखा होगा माइट है, माइट के बाद हैव लगाया है क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसीलिए हैव आया है। और हैव के बाद तो हम आराम से V3 लगाते हैं, तो यहाँ पे V3 आया है। माइट हैव सीन मतलब आपने ऐसा देखा होगा। यू माइट हैव डन दिस वर्क, तुमने ऐसा किया होगा, तो आपने देखा होगा। ये आपके हेडफोन के एड्स में ये वर्ड आता है, ANC वर्ड। सो 1950s तक जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है हैड बीन प्रॉपरली रिसर्च्ड एंड वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1934 में इन्होंने डिस्कवर किया, और 1950 तक मतलब इसको प्रॉपरली रिसर्च कर लिया गया इसके ऊपर में, और इसको इम्प्लीमेंटेशन भी इसका शुरू हो चुका था। ओके, शॉर्टली देयर आफ्टर मतलब उसके कुछ थोड़े से समय बाद ही जो ANC यानी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, वो एक स्टेट ऑफ आर्ट क्रूशियली कमर्शलाइज्ड बाय हेडसेट कंपनीज। तो ऑब्वियसली इस चीज़ का तो मतलब इसका प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा ना, लोगों को बताना पड़ेगा, भाई देखो आपको ये फीचर दे रहे हैं हम लोग, आप बस आप अपनी सराउंडिंग से दूर। ये तो आपने देखा होगा भाई, कितने सारे पता नहीं बोर्ड वगैरह और भी बहुत सारी कंपनीज के आते हैं जो ये इसका पूरा एडवर्टाइज चलता है कि पूरे दुनिया में क्योस हो रहा है और आप एकदम शांति से बैठे हैं। देखा है ना ये वाला एड? तो वो ANC का ही होता है। अब इसमें की कंपोनेंट क्या है? की कंपोनेंट क्या है नॉइस को कैंसिलेशन के लिए? पहला है माइक्रोफोन। सो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स दैट मेक नॉइस कैंसिलेशन वर्क। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इस नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी जिनके पे काम करती है। अब यहाँ पे ना ये चीज देख के मुझे क्वेश्चन याद आया
अभी आई थिंक CHSL का था, उसमें पता है क्या गलती की थी उन्होंने, ऐसा ही कुछ था उसमें, उन्होंने ये लिखा था THEIR, बट वहां पे आना चाहिए था THERE। तो ये चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। THEIR जो है ये दे जो दे है ना, दे आपका पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, वे हम जिनको बोलते हैं अगर, है ना, प्लूरल होता है ये, ही शी इट का प्लूरल होता है। तो मैंने कहा दिस इज देयर हाउस, चलो ये उनका घर है। देयर किसके लिए आया है, किसी व्यक्ति का घर है, देयर उनका घर है, ये उनका घर, समझ में आई। बट मैंने कहा ही इज देयर, अगर मैं बोलूं ही इज देयर तो इसमें कौन सा लगाएंगे, ये वाला कि ये वाला। ही इज देयर मतलब वो वहां है, वहां, हम प्लेस की बात कर रहे हैं, प्लेस के लिए बोल रहे हैं। और प्लेस के लिए कौन सा होता है, THERE, जैसे हियर होता है ना, कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ, तो वैसे ही वहां के लिए हम लोग THERE लगाते हैं, ठीक है, देयर। और THEIR जो है ये हम लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म होता है ये दे का, पजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। दे वर, अगर हम दे वर नॉट एट देयर होम, वो अपने घर पर नहीं थे, ठीक है, तो देयर लगाएंगे। शी वॉज नॉट देयर, वो वहां पे नहीं थी, तो यहाँ पे ये प्लेस वाला लगाएंगे, डोंट गेट कंफ्यूज। दिस इज योर एडजेक्टिव, सॉरी दिस इज योर एडवर्ब, क्योंकि ये प्लेस के बारे में बता रहा है, कहाँ, वहां, वेयर। जो आपके जो वर्ड, जो शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपके वेयर का आंसर करें वो आपके एडवर्ब होते हैं, एंड देयर इज योर एडवर्ब। इसीलिए जब अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो एडवर्ब्स होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन के अलावा कोई भी ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है जो सब्जेक्ट का काम कर सकती है, सब्जेक्ट सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन बन सकता है। इसीलिए आपको ये जब भी देयर हम सेंटेंस में शुरू कर रहे हैं यानी सब्जेक्ट के रूप में, तो वो सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट आपका यहां से अगर मैं आइडेंटिफाई करने को बोलूं तो ये कॉम्पोनेंट सब्जेक्ट है। तो जब भी आपका सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो आप जो ये वर्ब डिसाइड करेंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, आप जाइए देखिए कि यहाँ पे नाउन कौन है और उसी नाउन के अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब आप डिसाइड करेंगे। यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे आर आया है। इज इट क्लियर? कॉम्पोनेंट होता तो यहाँ पे इज आ जाता, एंड THER इज ये हमारा प्लेस के लिए होता है, ठीक है। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इस नॉइस कैंसिलेशन पे, जिन पे काम करता है। पहला है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन डिटेक्ट करेगा आपका। These do the job of the detecting target sounds from the atmosphere। तो ये अब साउंड को डिटेक्ट करेगा ना आपके चारों तरफ से, आपके एटमॉस्फेयर से। These किसके लिए आया है, जैसे हम लोग बोलते हैं this और that सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और उसी सेम मैनर में हम लोग दीज एंड दोज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोफोन्स है, माइक्रोफोन्स ना लगा के दीज यहाँ पे हमने यूज कर दिया, प्लूरल है। सो दीज एंड दोज प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब लेगा। दिस दैट दीज दोज ये आपके एडजेक्टिव्स भी होते हैं। दिस पेन ये एडजेक्टिव हो गया, एंड दिस इज ये प्रोनाउन हो गया। सेम एज दिस दैट दीज दोस ये एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अगर ये प्रोनाउन है तो ये सिंगुलर आपका वर्ब लेंगे और ये प्लूरल वर्ब लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे इनके डू आया है, सो दीज डू। और ये अच्छा एक बात बताओ, ये जो डू आया है ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? हाँ मेन वर्ब है, क्योंकि दूसरा कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वर्ब दिख रहा है। ये चीज आपको अपने ब्रेन को समझानी होगी कि हाँ ऐसे करके मुझे पढ़ना है। सो ये मेन वर्ब है आपका, दीज डू द जॉब ऑफ डिटेक्टिंग टारगेट। ओके, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो अगर हम कंफ्यूज करो ना अब, तो जब हेल्पिंग वर्ब अगर आपका डू हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा या डज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, तो या तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा या वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा। बट डू यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और मैंने ये ऑलरेडी कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, मैंने कल वीडियो डाली है आपकी डू डज डिड को लेके, जिसमें हमने पढ़ा है कि हमारे ये जो शब्द होते हैं ये हेल्पिंग भी करते हैं और ये मेन भी होते हैं। तो वो नहीं देखा तो देख लो, ठीक है।
तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, दीज डू द जॉब ऑफ प्रेपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे डिडक्टिंग आया, क्योंकि डिडक्ट जो है ये वर्ब है, वर्ब, बट प्रेपोजिशंस के बाद अगर वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जरा हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि 1950s तक ये चीज़ कंप्लीटली भाई अब प्रॉपरली रिसर्च हो चुकी थी और इसको भाई इम्प्लीमेंट भी कर चुके थे, और जो आपके कमर्शियली फिर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसके जो नॉइस कैंसिलेशन के जो की कंपोनेंट्स हैं, एक है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या काम होता है, जो आपके चारों तरफ में जो साउंड है वो उसको पहचानता है, उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद आपका प्रोसेसर है जो प्रोसेस करता है उसको, फिर है ना। सो जब आपका साउंड अब कैप्चर कर लिया, कैप्चर किसने किया है, माइक्रोफोन ने आपका कैप्चर किया है, अब प्रोसेसर का काम शुरू हो जाएगा, वो एनालाइज करेगा उस साउंड को और फिर वो जनरेट करेगा। जो हमने बात की थी कि आपका एक्टिव नॉइस कैसे कैंसिल होगी, जो अब ये फ्रीक्वेंसी पे आया तो अब ये हो गया, अब इसने प्रोसेस किया, कैप्चर हो चुका है साइंस तो साउंड, तो प्रोसेसर अब उसको एनालाइज कर रहा है साउंड को, उसकी फ्रीक्वेंसी को, मैग्नीट्यूड को, हर चीज़ को वो अंडरस्टैंड करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर कैलकुलेट करेगा, एंड अनदर साउंड इज जनरेटेड इन द अपोजिट फेस। अब प्रोसेसर आपका अब दूसरा साउंड जनरेट करेगा, बट उसकी जो वेव होगी, अगर ये ऐसे है तो जो जो आप प्रोसेस, अगर ये रियल वाली ये है और जो प्रोसेसर जनरेट कर रहा है तो वो फिर अब ऐसे होगी, ठीक है। ये काम समझ में आ गया, प्रोसेसर का काम समझ में आया। प्रोसेसर ने क्या किया है, साउंड पहले, अब एक बार माइक्रोफोन ने साउंड को कैप्चर कर लिया, प्रोसेसर अब उस साउंड को एनालाइज करेगा, उसको पूरा एग्जामिन करेगा, देखेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड वगैरह को कैलकुलेट करेगा, और फिर एक दूसरा साउंड जनरेट होगा सेम फ्रीक्वेंसी का बट ओपोजिट फेज होगा उसका। अब ये और आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब स्पीकर का क्या काम होता है, वही स्पीकर जो है, द स्पीकर सेंड आउट दिस एंटी साउंड, मतलब जो ये दूसरी फ्रीक्वेंसी जनरेट की गई है, ये जो एंटी, उसके ओपोजिट में जो दूसरा साउंड जनरेट हुआ है, विच इंटरैक्ट्स विद द ओरिजिनल नॉइज, अब ये इसके साथ में इंटरैक्ट करेगा और फिर उसको कैंसिल कर देगा थ्रू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ व्हाट इज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस एक फंडामेंटल, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारी की सारी जो वेव्स होती हैं, है ना। सो इंटरफेरेंस इज योर फंडामेंटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वेव्स, एंड साउंड इज अ वेव, वेव ही तो है ये। एंड फॉर इंटरफेरेंस टू हैपन, तो इंटरफेरेंस होने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 वेव्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेव जनरेट हो गई ना, एक वेव ऑलरेडी है हमारे पास में, जो ये है क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वाली है, जो माइक्रोफोन ने अपनी क्या की थी, कैप्चर की थी, फिर प्रोसेसर ने उसको अंडरस्टैंड किया और उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सबको समझा, और सेम फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड के साथ में उसने एक और साउंड वेव जनरेट की, बट उसका जो फेस है वो अपोजिट है। स्पीकर ने वही जो जनरेटेड आपकी साउंड, वो क्या है, अनदर साउंड वेव है, उसको भेज इंटरैक्ट करवाया ओरिजिनल के साथ में, और वो नॉइस कैंसिलेशन हो गया। देखते हैं जरा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस अभी हम सीखते हैं, यही पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब कैसे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस नहीं, सॉरी, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है मेन जो चीज होती है, मेन फोर्स बिहाइंड द नॉइस कैंसिलेशन साइंस। तो नॉइस कैंसिलेशन साइंस के पीछे का जो मेन आपका फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। when sound waves interfere with one another they create areas of interference patterns, namely destructive and constructive। अब यहाँ पे बोला है, जब साउंड वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, मीन्स आप एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, तब वो क्रिएट करती हैं एक इंटरफेरेंस प्रोडक्ट, अब पैटर्न। अब या तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा, यही डिस्ट्रक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है नॉइस कैंसिलेशन में, या फिर वो कंस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, व्हेन साउंड वेव्स इंटरैक्ट एंड द रिजल्ट वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड।
तो आप अब ये बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे यूज होता होगा? अगर आपने इतना सा तो आप समझ सकते हो। डिस्ट्रक्टिव बता रहा है कि जब साउंड वेव्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जैसे ये दो सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स हैं, जब ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और अगर ये डिस्ट्रक्टिव हैं तो जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा? एंड यही पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्यों है कि अब हमें साइलेंस के लिए हमारे पास एक बार तो ऑलरेडी साउंड था ही, लेकिन हमने एक और साउंड जनरेट किया साइलेंस को क्रिएट करने के लिए। तो ये कह रहा है कि साइलेंस के लिए एक और साउंड को जनरेट करना, तो ये तो वो हो गई ना, आप और शोर मचा रहे हो क्योंकि लाउड प्लस लाउड हो जाएगी आपकी चीज। बट यहाँ पे हम साइलेंस हो रही है, तो ये पैराडॉक्स है। अब यहाँ पे देखो, लुक टेक अ लुक एट द टू शाइन, ये वेव्स दी हुई है आपको। अब आपने इसमें क्या नोटिस किया? चलो बताओ आपने इसमें क्या नोटिस किया? ठीक है, एक सेकेंड, तो ताकि हाँ ऐसे ठीक है, अब ये ठीक है। अब देखो, सो एक सेकेंड, कोई दूसरा रेड कलर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सो देर दे आर वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी की दोनों वेव्स हैं ये वाली, लेकिन जो क्रेस्ट है ऑफ वन वेव इज इन ओपोजिशन टू द ट्रो ऑफ द अदर वेव। मतलब अब देखो, क्रेस्ट क्या होता है? ये जो आपका ऊपर वाला जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। और आपका ट्रो क्या होता है? ट्रो होता है ये वाला जो ये आपका लोअर पॉइंट जो है, लोएस्ट पॉइंट जो होता है, ये होता है ट्रो। अब ये देखो, अब ये इसका क्रेस्ट ऊपर है लेकिन इसका ये डाउन है। तो अगर हम इसको आपस में आपका ओवरलैप करवा देंगे, अगर हम इसको एक बार जनरेट करते हैं तो ये कुछ ऐसे है, ऐसे। दूसरी वाली कैसे है? दूसरी वाली है ऐसे। अब अगर हम इन्हें आपस में मिला देंगे तो ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे, है ना? यही हो रहा है ना? नाउ इमेजिन दीज टू टुगेदर। अब इमेजिन करो इनको हमने एक साथ में कर दिया, सो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। देन वी गेट अ सिचुएशन वेयर वन वेव इज अप वाइल द अदर इज डाउन। यही हो रहा है, वन वेव इज अप एंड सेकंड इज डाउन। और ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं। और यही चीज हमको ले आती है नॉइस कैंसिलेशन पे। तो नॉइस कैंसिलेशन में यही प्रोसेस का, यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि जो हमारे आसपास में जो माइक्रोफोन है उसने साउंड को डिटेक्ट किया, प्रोसेसर ने उस साउंड को एनालाइज किया, एक नई वेव जनरेट हुई जो हमारी ये वाली वेव थी, ये वेव जनरेट हुई ओपोजिट। जैसे अगर इसका क्रेस्ट ऊपर है, इसका क्रेस्ट डाउन है, ताकि जब ये ओवरलैप हुए, जो स्पीकर ने वही जो वेव थी स्पीकर ने भेजी वही फिर वो ओवरलैप हो गए, और ओवरलैप हो गए तो वो जो साउंड था जो एक्स्ट्रा था वो कैंसल आउट हो गया, तो हमें एक्सटर्नल साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। सर्कल्स बैक मतलब ब्रिंग्स बैक, तो ये हमें किस पे ले आती है? आपके नॉइस कैंसिलेशन प्रोसेस को हमें दे देती है, जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। अब कह रहा है कि ANC आपने देख ही लिया, तो PNC क्या होता है? इन हेडफोन ANC एंड PNC वर्क टुगेदर टू ब्रिंग यू द बेस्ट एक्सपीरियंस वाइल लिसनिंग टू ऑडियो थ्रू इट। तो ANC मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एंड PNC इज योर पैसिव नॉइस कैंसिलेशन। ये दोनों एक साथ काम करते हैं ताकि हमें बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके जब हम ऑडियोज वगैरह सुनते हैं। तो वी नो दैट ANC इज नाउ, बट व्हाट इज PNC? अब हम ये जान चुके हैं कि ANC क्या है, तो PNC क्या है? PNC इज पैसिव नॉइस कैंसिलेशन। अब ये एक्टिव है, मतलब यहाँ पे एक और वेव को जनरेट करवाया गया, बट पैसिव में ऐसा नहीं होता है। अनलाइक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, अनलाइक मतलब के विरुद्ध, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के ओपोजिट में, क्योंकि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में क्या हो रहा है? एक न्यू साउंड वेव को जनरेट किया जा रहा है जो कैंसल आउट कर दे रहा है नॉइस को। बट PNC के अंदर में क्या हो रहा है? फिजिकली ब्लॉक नॉइस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रीचिंग आवर ईयर्स। तो एक और साउंड वेव ना जनरेट करके वो फिजिकली ही उस नॉइस को ब्लॉक कर दे रहा है और हमारे कानों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। अब PNC का एग्जांपल आप जानते हैं, जो आपके ईयरबड्स होते हैं, जो आपके वो, हाँ देखो ये दिया हुआ ईयर कुशन जो होते हैं fitted into the headphone for best comfort is a great example of PNC।
तो वो एक बैरियर की तरह काम कर रहा है ना, कि वो साउंड जैसे, अब जैसे, हाँ, अरे पीएनसी का एक एग्जांपल बहुत, आई आई डोंट नो आप लोगों ने यूज किया है कि नहीं, पर हमने तो किया है। कभी कभी क्या होता है कि हमें पढ़ाई करनी है और घर पे पहले बहुत सारा शोर हो रहा है, हमारे रूम तक भी आवाज आ रही है, तो जो कॉटन होता था ना, कॉटन को हम ऐसे करके अपने कान में लगा लेते थे और फिर पढ़ाई करते थे कि बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पीएनसी। तो ये पैसिव आपका हो गया ना, आपने क्या किया कि फिजिकली ही उसने साउंड को ब्लॉक कर दिया और आपके कानों तक नहीं। अरे जैसे हम अपने कानों पे ये फिंगर लगा देते हैं, तो ये भी तो पीएनसी है ना, हम कानों को फिजिकली ब्लॉक कर दे रहे हैं कि वो नॉइस हमारे कानों में ना पहुंचे। सो दिस इज योर पीएनसी। और एएनसी हमने पढ़ लिया। सो आई होप ये आपको इंजॉय किया होगा आपने, क्योंकि मैंने वाकई में बहुत इंजॉय किया जब मैं ये पैसेज पढ़ रही थी, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे भी ये क्या बोलते हैं, एएनसी के बारे में सीखने का मौका मिला। क्योंकि ऐसी बहुत चीजें होती है ना जो हम लोग देखते हैं बट हमें नहीं आती हैं, और जब हम वो चीज सीखते हैं, और आई एम अ क्यूरियस चाइल्ड, मुझे हमेशा सीखने के लिए रहता है कि हाँ, दिस इज समथिंग न्यू, समथिंग गुड। सो आई रियली इंजॉय दिस। आई होप आप लोग ने भी इंजॉय किया होगा। एंड अगर मुझसे कुछ, क्या होता है ना, कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, मतलब हम बोल दिमाग में होता है बट हमें जबान से कुछ और निकल जाता है ना, तो हो सकता है कि एक ऐसा कभी मेरे साथ हो, तो मुझे माफ कर देना। वो क्या बोलते हैं, इतना सारा पढ़ाना होता है तो चीज़ें ऐसे हो जाती है, ये टीचिंग में एक कॉमन चीज़ होती है। तो अगर हो गया हो, जैसे अभी मुझे याद आया कि ओ ये तो मैं पता नहीं इंटरफेरेंस को मैं कुछ और बोल रही थी, तो ठीक है, तो वो देख लेना। बस ध्यान रखना, अपना पढ़ाई करते रहना, और हमें हमेशा लर्निंग की तरफ में आगे बढ़ना है। यही हमारा मोटो होना चाहिए कि हम हमेशा अपने आप को और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सके। सो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड या एंजॉय एवरीथिंग। एंड यस, सब्सक्राइब टू द चैनल, join the telegram so that you get this pdf, and please do read it by yourself. This is very very crucial. So bye everyone, take care.